हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और ये टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग में बीएड के अंदर और एमएड के अंदर भी हो सकता है ये। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अगर सिंपली हम डायग्नोस्टिक का मतलब देखें तो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? बीमारी का मतलब जनरल सेंस में देखें तो उसका मतलब होता है कि बीमारी का पता लगाना, है ना, इलनेस का पता लगाना। लेकिन अगर हम बात करते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन में, तो डायग्नोसिस का मतलब होता है एजुकेशन में टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, कि शिक्षा में कैसी प्रॉब्लम है। ठीक है, डायग्नोस करते हैं हम थ्रू डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट सर्वे, डिफरेंट टेक्निक्स, कि क्यों शिक्षा में कुछ प्रॉब्लम रह गई हैं और क्यों हम एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अटेन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात करें तो वी कैन डिफाइन डायग्नोस्टिक असेसमेंट एज ए असेसमेंट इन विच टीचर्स प्री असेस और टेक प्री टेस्ट, जिसमें एक टीचर टेस्ट लेता है या कुछ मेथड्स का यूज करता है जिसके जरिए लर्नर्स की या स्टूडेंट की वीकनेस का पता चलता है, उनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम्स जो भी इंस्ट्रक्शंस में हो रही हैं उसका पता चलता है और उनकी प्रायर नॉलेज का पता चलता है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक कई बार हो सकता है कि उसमें ग्रेड्स के लिए ना लिया जाता हो और ये भी हो सकता है कि वो बिफोर इंस्ट्रक्शन या आफ्टर इंस्ट्रक्शंस करवाए जाते हों या डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज किया जाता हो ताकि हम लर्निंग गैप का पता लगा सकें। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस हो रही है उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें या सॉल्व कर सकें बीइंग ए टीचर, राइट। क्योंकि कई बार होता है इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी अगेन एंड अगेन उनको समझ में नहीं आता है, देन वी हैव टू यूज सो मैनी स्ट्रेटजीज। डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि डायग्नोस करके हमने प्रॉब्लम का पता लगाया, उसके बाद हम रेमेडी देंगे। तो जब हम डायग्नोस कर लेते हैं तो उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। ठीक है, कि जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में बच्चों को दिक्कत है उसमें उनको हेल्प किया जाए। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट टीचर्स को हेल्प करती है कि कौन सी स्किल्स मिसिंग है। जो भी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी प्री डिफाइंड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स, तो उनको यूज करके वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्किल है जो बीइंग ए टीचर हम में लैक कर रही है। ठीक है, और जब पता लग जाता है तो ऑफ कोर्स एक टीचर उस पर और ज़्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। कई टेक्स्ट में ये लिखा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट काम करता है फर्स्ट एड की तरह, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेस पे फीडबैक दिया जाएगा, तो फीडबैक वो काम करता है फर्स्ट एड की तरह, कि बच्चों को बता दिया कि भाई आपको इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन डायग्नोस्टिक असेसमेंट काम करता है कि हम उस इलनेस का या अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स का पता लगाएं, कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस सोर्स का पता लगाएं। और जब हमें सोर्स का पता चल जाएगा ना तो हम उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे, राइट। क्योंकि अगर प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से सॉर्ट आउट करेंगे तो ठीक नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम का सोर्स पता चल गया कि बेसिकली प्रॉब्लम एराइज क्यों हो रही है, कहाँ पे गड़बड़ है, तो हम उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए यूज होता है ताकि बच्चे जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन के बाद भी उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए यूज होता है ताकि अगर इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम, देन वी हैव टू फाइंड दोज प्रॉब्लम बाय यूजिंग सो मैनी डायग्नोस्टिक टेस्ट, राइट। वो डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट मतलब बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, उनके साइकोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग, उनके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, as a teacher we have to decide what kind of diagnostic test we are going to use for them। तो इसमें आप खुद से भी लिख सकते हो, इतना बहुत ये टिपिकल सा टॉपिक नहीं। चलो देन,
मनरो ने 1965 में कहा कि देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ डायग्नोसिस इन टीचिंग। पहला ये कि किस एक्सटेंट पे हमें डिजायरेबल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, ठीक है। दूसरा है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हमें या एक इंडिविजुअल के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए इंटरफेयर कर रहे हैं, उसमें बाधा डाल रहे हैं, राइट। तो पहले तो अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का पता लगाना कि किस तरह से वो अचीव किए जा सकते हैं। दूसरा ये कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं उन्हें अचीव करने में या इंडिविजुअल की ऑप्टिमम ग्रोथ कर पाने में। देन इसी से रिलेटेड है कि रोस ने 1956 में 5 लेवल्स दिए थे डायग्नोसिस के। तो इन्होंने बेसिकली क्वेश्चन है 5। तो पहला ये है कि फाइंड आउट द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग प्रॉब्लम, क्योंकि पूरी क्लास में तो प्रॉब्लम होगी नहीं, कुछ बच्चों को होगी प्रॉब्लम, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स का पता लगाना कि किसको प्रॉब्लम्स है, देन को कैसी प्रॉब्लम है, राइट। देन तीसरा क्वेश्चन ये है कि वाई द प्रॉब्लम इज अकरिंग, कि क्यों ये दिक्कत हो रही है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को। देन व्हाट कैन बी रेमेडीज, कि उनका इलाज क्या हो सकता है, कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। तो ये जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं, दीज फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आर नोन एज करेक्टिव डायग्नोसिस, क्योंकि यहाँ पे हम करेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये डायग्नोसिस उसको करेक्ट करने में मदद कर रही है। देन पांचवा क्वेश्चन है, द फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ प्रॉब्लम्स कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर के लिए प्रिवेंशन करना, सो दिस इज नेम्ड एज प्रिवेंटिव डायग्नोसिस। आप अपने सब्जेक्टिव पेपर में इसको लिख सकते हो आराम से, क्योंकि ये कंटेंट 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग इनफ है। चलो अब एग्जाम्पल्स कुछ डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल के कि किस तरह से डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया जा सकता है, कौन से टूल्स हैं। तो पहला है कि लाइकर्ट स्केल सर्वे। लाइकर्ट स्केल सर्वे में होता है स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री, है ना। होता है ना कि स्ट्रांगली डिसएग्री, देन एग्री, देन स्ट्रांगली एग्री, है ना। वैसे तो 5 होते हैं, बीच वाले मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको देख सकते हो, इंटरनेट पे एग्जाम्पल्स हैं। देन है कि डिस्कशन बोर्ड हो सकता है, ग्रुप मीटिंग हो सकती है, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं कि कहाँ पे उन्हें दिक्कत हो रही है, ये भी एक टेक्निक है। देन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड करें हम क्वेश्चन में, है ना। तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है। सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जा सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यूज किए जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यूज किए जा सकते हैं। तो हमें एग्जैक्टली अंदाजा हो जाएगा थोड़ा कि कहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो रही है। क्विजेस करवाए जा सकते हैं, तब भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट के लिए यूज की जा सकती है, डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। चलो देन आता है KWL चार्ट। तो इसमें क्या होता है, के का मतलब होता है व्हाट आई नो, डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाट आई वांट टू नो, एल का मतलब होता है व्हाट आई लर्न, ठीक है। तो इसके जरिए भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चों को क्या चीजें नहीं आई हैं या किस में उनको प्रॉब्लम्स है। चलो देन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि दी थी कुक ने 1958 में। तो इन्होंने कहा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट एक असेंशियल पार्ट होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस का। देन सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब मैथ का है तो उसी से रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड हो, साइंस का है तो उसी से रिलेटेड हो, हिंदी इंग्लिश का है तो उसी से रिलेटेड हो, सोशल स्टडीज का है तो उसी से रिलेटेड, मतलब उसी तरह के क्वेश्चंस हो, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो एम्पेरिकल एविडेंस पे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को यूज करना होगा। एम्पेरिकल का मतलब होता है प्रूवन डाटा, रिसर्च के बेस पे जो आया हो। देन इट शुड इन्वॉल्व द लर्नर्स मेंटल प्रोसेस, कि लर्नर्स की मेंटल प्रोसेस का भी यूज होना चाहिए, ताकि वो खुद भी आइडेंटिफाई कर सके कि जो प्रॉब्लम है उसका सोर्स क्या है, राइट। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट के बेस पे जो भी रिजल्ट आएगा तो उसके लिए हमें, मतलब वो सजेस्ट करे कि उसके लिए रेमेडियल मेजर्स क्या होंगे, कि कौन सी रेमेडी हम यूज कर सकते हैं, है ना। जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे बच्चों का तो हमें प्रॉब्लम्स का पता चलेगा, और उन प्रॉब्लम्स का पता चलेगा तो वो सजेस्ट करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए
कौन सा करेक्टिव मेजर लेना चाहिए, कैसे उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। देन ये एक सिस्टमैटिक मैनर में कॉन्टिन्यूसली लर्निंग में यूज होना चाहिए। और क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में लर्नर्स की प्रोग्रेस को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनको भी प्लीज याद रखना। चलो देन आते हैं रेमेडियल टीचिंग पे। रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली रेमेडी से क्या समझते हो, दवाई है ना, ट्रीटमेंट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से हमें पता चल गया प्रॉब्लम का, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्पेशलाइज्ड टीचिंग परफॉर्म करेंगे ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। ठीक है, और वो हम डिसाइड किस बेस पे करेंगे, जो भी हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ है उसके रिजल्ट आए उसके बेस पे, है ना। तो हमें इसमें एरर का पता है और हमें ये भी पता है कि इसको ठीक कैसे करना है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बाद अगर रेमेडियल इंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, रेमेडियल टीचिंग नहीं हो रही है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं है ना। हमें प्रॉब्लम का पता चल गया और अगर हम उससे ठीक नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो फ्यूचर में फिर से होगी ही होगी, है ना। सपोज करो आपको पता चला कि किसी लर्नर को एक बेसिक चीज में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रही, और आप वहीं पे उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, तो वही प्रॉब्लम फ्यूचर में दोबारा आएगी जब उसी से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा। तो रेमेडियल टीचिंग के फीचर क्या है, ये इंडिविजुअलाइज हो सकती है ना, हो सकता है इंडिविजुअल लर्नर को डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए आजकल बहुत कहा जा रहा है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग हो, आईईपी। हालांकि ये उतनी इजी नहीं है सभी को अलग अलग तरीके से रेमेडी प्रोवाइड करना, तो ये ग्रुप में भी की जा सकती है ना। इंडिविजुअली या ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको सेम प्रॉब्लम हो और उनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा क्लास ली जा सकती है, डाउट सेशंस लिए जा सकते हैं, है ना। स्लो लर्नर्स जो हैं उनके डाउट आफ्टर द क्लास सॉल्व किए जा सकते हैं। ग्रुप इंस्ट्रक्शंस हम डिसाइड कर सकते हैं जिससे सभी को बेनिफिट हो। हम डिफरेंट सब्जेक्ट में, डिफरेंट कोर्सेज में, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस में रेमेडियल टीचिंग का यूज कर सकते हैं। मतलब हो सकता है बच्चों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग में दिक्कत हो, तो सभी को पहचानना, सभी को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही इसके रेमेडियल टीचिंग के फीचर हैं या कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, आपको और भी कुछ समझ में आ रहा है तो आप लिख देना। चलो देन प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये है कि रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि जो लर्नर है वो अच्छी फिजिकल कंडीशन में है ना। ये बात कहाँ से आती है, बात आती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से, कार्ल रॉजर्स की एंड मैस्लो की, जिसमें वो कहते हैं कि अगर बच्चे के घर में चीज़ें अच्छी नहीं है या बच्चा भूखा है तो उसका ध्यान लर्निंग पे नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का, फिजिकल एनवायरनमेंट का या लर्निंग एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए ताकि लर्निंग लर्निंग अच्छे से हो। ठीक है, इसीलिए ये बात कही गई है। देन पेरेंट्स से भी बात करना कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर फील्ड में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो भी कुछ इंसाइट दे सकते हैं। कि सपोज कई बार माँ बाप कहते हैं कि जब शोर होता रहता है तो बच्चा नहीं पढ़ पाता, वो तो सभी के साथ है, लेकिन माँ बाप ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वो बहुत अच्छे से पढ़ता है ना, या एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग टीचर डिसाइड कर सकता है कि कैसे उसको रेमेडियल टीचिंग देनी है। देन है बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लगाया जाए, बच्चे के इंटरेस्ट का पता लगाया जाए, बच्चे की क्यूरियोसिटी का पता लगाया जाए और बच्चे की एबिलिटीज का भी पता लगाया जाए। ठीक है, उसका, उसके एटीट्यूड का, उसके एप्टीट्यूड का, उसके इंटरेस्ट का, तो उसी के बेस पे हम अपने लेसन को या इंस्ट्रक्शंस को और ज़्यादा अच्छे से प्लान कर सकते हैं, है ना। सेम फील्ड में अगर बच्चे को एक वे से, एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो वी शुड ट्राई डिफरेंट मेथड फॉर द सेम इंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसीलिए ये सब जरूरी है। देन बच्चे को उन्हीं के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उन्हीं के जो भी उनको वे पसंद है पढ़ने का, समझने का, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इसीलिए उनका लर्निंग स्टाइल पहचानना या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कईयों को सुन के समझ में आता है, कईयों को देख के समझ में आता है ना।
कई विजुअल लर्नर्स होते हैं तो उन्हें वीडियो देख के या इमेजेस देख के ज़्यादा समझ में आता है, तो जो भी तरीका अच्छा है वो यूज किया जाए। देन है इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है, क्योंकि सभी को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सभी की नीड्स अलग अलग हो सकती हैं, और सभी की नीड को फुलफिल करना एक टीचर की ड्यूटी है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी एक प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है। देन फीडबैक टेक्निक का यूज किया जाए। अगर मतलब एक बार पढ़ाया, नहीं समझ में आया, दोबारा पूछो क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ पे दिक्कत है, फिर नहीं समझ में आया, देन अगेन फीडबैक लो स्टूडेंट का कि कहाँ पे दिक्कत है, तो धीरे धीरे करके एक टाइम आएगा जब उसको समझ में आ जाएगा, है ना। इसके पीछे एक स्टोरी बताई थी एक प्रोफेसर ने, कि मतलब वो किसी फॉरेन कंट्री का बता रहे थे, आप स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं सुननी है। तो वो बता रहे थे कि वो फुल ब्राइट फेलोशिप में फॉरेन गए थे पढ़ने, आई थिंक इंग्लैंड में होती है वो फेलोशिप, या अमेरिका में होती है, मुझे याद नहीं है। लेकिन उन्हें बताया कि उनके साथ एक हॉलैंड का स्टूडेंट था, और टीचर ने उसे कुछ पढ़ाया और उस स्टूडेंट से पूछा कि समझ में आया। ठीक है, तो स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आया जो भी आपने पढ़ा है। तो टीचर ने कहा कितने पॉइंट, तो स्टूडेंट ने कहा एक भी पॉइंट समझ में नहीं है। तो टीचर ने दोबारा पढ़ाया, फिर टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि कितना समझ में आया, तो स्टूडेंट ने कहा हाँ, 2 पॉइंट समझ में आए, लेकिन 3 पॉइंट अभी भी समझ में आए। टीचर ने फिर से पढ़ाया, तो स्टूडेंट ने कहा, उनके क्लासमेट ने कहा कि 1 पॉइंट अभी भी रह गया। देन टीचर ने अगेन पढ़ाया, फिर से फीडबैक लिया, तो स्टूडेंट ने कहा हाँ, अब मुझे समझ में आ गया। तो लेकिन उन प्रोफेसर ने एक बात और कही कि टीचर ने भी उस दिन एक बात कही कि थैंक यू, उनका नाम एरिक था आई थिंक। तो उस प्रोफेसर ने कहा, जिनका नाम बिल था, तो उन्होंने कहा थैंक यू एरिक, ड्यू टू योर क्वेरी एंड डाउट आई केम टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक एंड आई आई हैव ऑल्सो लर्न दिस टॉपिक। ठीक है, तो टीचिंग इतनी आसान नहीं है। टू टीच यू हैव टू लर्न ट्वाइस। ठीक है, टू टीच टू लर्न ट्वाइस, मतलब अगर आपको पढ़ाना है तो आपको 2-3 बार खुद भी समझना पड़ेगा। तो इसीलिए पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है टीचिंग में। देन अगेन, टीचर मेड या स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स ऑलरेडी हैं, है ना, एजुकेशनल फील्ड में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट्स की नीड अलग है, स्टैंडर्डाइज होता है जो मानक, मतलब फर्स्ट क्लास के लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट, सेकंड क्लास के लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट, और सभी क्लासेस के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो उनको कहते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जो कि स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, है ना, थ्रू रिसर्च। लेकिन अगर टीचर को लगता है कि मैं कोई अपना खुद का टेस्ट बना सकता हूँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें मैं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँ स्टूडेंट के बेस पे, तो वो भी यूज कर सकते हैं टीचर्स, राइट। देन कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे का मतलब परफॉर्मेंस कैसी रही है, कैसे वो डिफरेंट चीज़ें सीखता आया है। ठीक है, और उनकी प्रोग्रेस का हमें पता चलेगा। कुमुलेटिव में क्या होता है, सभी तरह का रिकॉर्ड होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज में कैसा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे उसको दिक्कत हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में अच्छे से। और मैं चाहूँगा तो ये वाली पीडीएफ आप जरूर पढ़ना, ई ज्ञान कोश, जो कि इग्नू की कंटेंट कंटेंट है, मतलब इग्नू का, तो आप ये जाके जरूर पढ़ा करो। तो इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन लर्निंग यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, आप पढ़ते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।